अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, आईनी तरमीम के पास होने में अब वक्त बहुत ही कम रह गया है और बहुत हद तक इम्कान है कि आईनी तरमीम अब पास भी हो जाएगी। इस आईनी तरमीम के ऊपर बड़ी जमातें, सबसे पहले इस आईनी मुसवदे पर बात करने वाली बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके साथ साथ अब JUIFA ने इत्तेफाक राय कायम कर लिया है। ये बड़ी अहम मुलाकात हुई है जाती उमरा में इन तीन बड़ों के दरमियान, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खुद भी शरीक हुए और साथ ही साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद थे। अब मौलाना साहब ने फरमाया है कि ये जो मुजवज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा है जो JUIFA की तरफ से गया है, ये हतमी मुसवदा है जिस पर हम दस्तखत करेंगे और जिसके पास होने के लिए हम बात करेंगे। और अब बात ये होगी कि सेनेट में इजलास होगा, उसके बाद जब ये आईनी तरमीम का सारा मामला असम्बली में जाता है तो क्या नंबर गेम होगी और हम क्या देख सकते हैं इसको कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि अब हुकूमत बासानी इस मुसवदे को पास करवा लेगी और ये आईनी तरमीम मुकम्मल हो जाएगी। इसमें कोई रुकावट अब आने वाले दिनों में हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर बहुत बात हुई, डिस्कशन हुई और हतमी तौर पर इस मुसवदे के हवाले से अब JUIFA कहती है कि ये वो मुसवदा है जो हम चाहते थे लाना, जिस पर हम बात करना चाहते थे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत की है, हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं अखुनज़दा चटान साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। शाहनवाज जदून पाकिस्तान PTI से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। अखुनज़दा साहब, आप भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आपके साथ हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है अखुनज़दा साहब, अब ये जो आईनी तरमीम का मामला था अब ये अपने पाए तकमील को पहुंचने जा रहा है, लेकिन अभी भी जो बात अंडर डिस्कशन है और जिसके ऊपर लोगों को बड़ी रिजर्वेशंस हैं, दैट इज़ नंबर गेम। अब मौलाना साहब तो मान गए हैं, चले ये बड़ी कामयाबी की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी कामयाब स्टेप लिया है कि मौलाना साहब को मना लिया है। ऑल दो के वो ये कहते हैं कि हमने जो तरमीम दी थी, जो मुसवदा हमने दिया था, उसके ऊपर हमने अपनी मुशावरत की है और उस पर इत्तेफाक राय कायम किया है, लेकिन जो नंबर गेम है उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह पूरा करेगी, या अभी कोई ऐसा चैलेंज मौजूद नहीं है पीपल्स पार्टी के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नंबर्स पूरा करना हमारा काम नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है, वो हुकूमत का काम है और हमने इसमें कोशिश किया है। ये हमारा दरीना मुतालबा था, ये हमारी मंशूर का भी हिस्सा था, ये हमारे मिसात जमहूरियत का भी हिस्सा था और 18वीं तरमीम का भी जो अधूरा हिस्सा था वो था। इसमें हमने भरपूर कोशिश किया और लेकिन मसला ये आ जाता है, मानते तो सब है कि हमारा जो जुडिशरी का सिस्टम है वो कोई इतना शानदार नहीं है, वो कोई इतना अच्छा नहीं है। दुनिया के में रेटिंग के लिस्ट में ये 138 नंबर पे हैं। हमारे 22 लाख से ज्यादा केसेस जो हैं वो जुडिशरी के अदालतों में पड़े हैं। जो हाई कोर्ट है इसमें 16 लाख से ज्यादा केस पड़े हैं, 60,000 से ज्यादा ये सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं और इनसे जो फैसले आ चुके हैं कई बार तो अदालतों ने खुद उसमें कहा है और इस फैसलों को मुस्तरद किया है जी। तो बेहतरी लाने की तो जरूरत है। हमने तो भरपूर कोशिश किया, लेकिन मसला ये आ जाता है कि तेरा जज मेरा जज, हम तो न तेरा जज चाहते हैं न मेरा जज चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि हम जुडिशरी में बेहतरी लाए। ठीक। और इसके लिए हमने भरपूर कोशिश किया है। चेयरमैन साहब इसके लिए बहुत एक्टिव रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि इसके लिए अपोजिशन से भी हम यही तो रखते हैं कि वो भी आए और इसमें हिस्सा ले ले और जो हम जुडिशरी सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। अखुनज़दा साहब, आप समझते हैं कि आईनी तरमीम हो जाने के बाद, जब आईनी अदालत का क़याम हो जाएगा, उसके बाद सिविल कोर्ट्स के लोअर कोर्ट्स में जिसमें आपका मेरा आम आदमी का मुकदमा जाता है, उसके भी कुछ मसाइल रिजॉल्व होंगे? क्योंकि वफाकी आईनी अदालत के क़याम से तो हम लोग का एक्सेस नहीं होगा उस अदालत में। तो आप कैसे समझते हैं कि जो 22 लाख मुकदमात आपने बोला है कि पेंडिंग में चल रहे हैं, वो इस वफाकी आईनी अदालत के क़याम से रिजॉल्व हो जाएंगे? ये किस तरह से आप कनेक्ट कर रहे हैं इसको? जी, आप हमारी जुडिशरी को देख और हमारी सुप्रीम कोर्ट को देख ले तो वहाँ पे जो केसेस है इसमें 5% केसेस है ये आईनी केसेस और 95% केसेस जो है वो आम लोगों के केसेस है, जो जमीनों के हैं, जो मर्डर्स के हैं, जो चोरी के हैं, स्मगलिंग के हैं।
लेकिन अगर आप सालाना रिकॉर्ड निकाल दे कि जी। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी कार्रवाई ये जी। आम लोगों के केसों में किया है और कितनी कार्रवाई ये सियासी केसों में हुआ है, ठीक। तो 85% टाइम जो है वो ये आईनी केसेस लेते हैं और 15% टाइम जो है वो देते हैं हमारे कोर्ट्स आम मेरे आपके और आम केसेस को। ठीक है। तो हम समझते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के हद तक तो बहुत फर्क आ जाएगा और हमारा तजवीज़ तो ये है कि ये सूबाई सतह पे भी बनाया जाए। क्या अगर कोर्ट बन जाता है जो वफाकी कोर्ट है जी। तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इसमें जो छोटे सूबों के जो गिले शिकवे है वो भी खत्म हो जाएंगे कि हमारी सूबे का सुप्रीम कोर्ट का जज लगता है नहीं लगता है, हमारे लोग आ रही है नहीं आ रही है, तो वो एक वफाकी कोर्ट होगा। लोगों की ये जो छोटी सूबे है इनकी भी गिले शिकवे जो है वो खत्म हो जाएंगी। दूसरा ये है कि दुनिया में हर चीज का लगाने का ओहदे को का एक तरीका कार है। ये कोई तरीका नहीं है कि जो सबसे सीनियर होगा तो वो काबिल होगा और इसकी जो जूनियर है वो काबिल नहीं होंगे। हमने वो तरीका भी आजमा लिया कि सीनियर जजों को भी हमने बना लिया, तो इसका क्या रिजल्ट निकला? आपने भी वो जजों की ऑडियो सुने हैं, मैंने भी सुने हैं और आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। किसी ने डैम बनाना शुरू कर दिया, किसी ने टमाटर और प्याज का रेट लगाना शुरू कर दिया, किसी ने लोगों के घरों को गिराना शुरू कर दिया। तो इससे जाहिर होता है अभी तक ये सीनियरिटी की बुनियाद पे जितना इंतखाब हुआ है इसमें हमें कोई शानदार इंतखाब सामने नहीं आया है। तो आपको लग रहा है कि इस तरमीम के बाद ये मसले भी हल हो जाएंगे? बनाया जाए, देखा जाए कि इस जज के असासी कितने हैं, इसके आमदन कितना है, ये जब वकील था तो उन्होंने कितने केसेस लड़े और किस तरीके से लड़े हैं, ये जब जज बन गया तो उन्होंने कैसे फैसले दिए, तो ये सारी चीजों को देख के जजों को लगाया जाए। मेरे ख्याल से ये तरीका ठीक नहीं है कि बस जो सबसे सीनियर है उसको लगा दे और वो इसका काबिल है। ठीक है अखुंज़ादे साहब, बात आपसे आगे भी बढ़ाएंगे, इसी हवाले से आपसे सवाल पूछेंगे। शाहनवाज साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहनवाज साहब, किस तरह से चेयरमैन पीटीआई, अभी के चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं आईनी तरमीम के मामले पर कि हुकूमती बेंचेस से 7 से 8 मेंबर ऐसे हैं जो खुद तरमीम के हक में नहीं है, तो किस तरह से आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, क्या उनके पास वाकई कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है या बस फिर ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर हम इसको देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। देखिए, सबसे पहले तो अभी मैं अपने भाई अखुंज़ादा चटान साहब की गुफ्तगू सुन रहा था और मुझे 80 भी आ गई। अच्छा। ये कह रहे हैं कि बंदे पूरा करना हुकूमत का काम है। हुकूमत कौन है भाई? आप हो हुकूमत। आज शहबाज शरीफ को कंधा किसने दिया है? आपने दिया है। आपके कंधे पे खड़े होकर शहबाज शरीफ जो ना उनकी हुकूमत कायम है। प्रेसिडेंट आपका, गवर्नर आपका, डिप्टी चेयरमैन सेनेट आपका, डिप्टी स्पीकर आपका, और आप कह रहे हो कि हम हुकूमत में नहीं है। तो ये क्या पाकिस्तानी अवाम को क्या आप पागल समझते हो? हुकूमत में आप हो और आप जिम्मेदार हो इन सारी चीजों की। दूसरे इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मसलन इनका लबे लुबाब ये था कि सुप्रीम कोर्ट नाकाम हो चुका है, यानी वो फैसले करने में नाकाम हो चुका है। इतने यानी आईनी अदालत जहां पर 200 मुकदमात पड़े हुए हैं उसके लिए आप एक अलग से अदालत बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच बना ले, उसके लिए अलग 200 मुकदमात है, 300 मुकदमात है, लेकिन जहां हजारों मुकदमात बकौल इनके कि 60,000 मुकदमात यहाँ पड़े हुए हैं, 40,000 वहां पड़े हुए हैं, तो वहां के लिए आप सोचे वहां नीचे जुडिशरी के लिए कुछ आप वो कर रहे, जजेस की तादाद बढ़ा ले, कोर्ट बढ़ा ले। यानी मैं खुद, मेरे ऊपर 9 मई के बाद 12 FIR हैं और 2.5 साल 9 मई से पहले एक FIR मेरे ऊपर यहाँ कराची में कटी थी। 2.5 साल तक मैं जाता रहा और एंड में जो जज साहिबा थी उन्होंने कहा कि ये तो मेरे दायरे अख्तियार में नहीं है। उन्होंने ऊपर भेज दिया, ऊपर वाले ने दोबारा उनके पास भेज दिया कि भाई आपके दायरे अख्तियार में, तो आप नीचे वो उसके लिए कोई प्लान नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे कि भाई सुप्रीम कोर्ट नाकाम हो गया। तो इसी तरह तो फिर बहुत से इदारे हैं कि कल तो कोई ये कह दे कि भाई नई आर्मी बना दे, ये सिक्योरिटी मामला जो है ना ये उसमें फेल हो गए। बॉर्डरों के हालात आप देख ले, मुल्क के अंदर हालात देख ले, बलूचिस्तान के हालात देख ले। कल कोई ये कह दे कि भाई इस
को आर्मी को आप खत्म करें, दूसरी आर्मी बना दे, इस पुलिस को खत्म करके दूसरी पुलिस का इदारा बना दे। तो बात यह है कि इस तरह नहीं होता, रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं। ये रिफॉर्म्स आप लेके आए, आप अलग से, उसका कोई हल नहीं है कि आप कोई अलग सा अदालत बना दे। बात ये, और ये जो तरीका इन्होंने अपनाया, आप यकीन करें कि यानी शर्म से आंखें झुक जाती हैं कि जो मेंबर यानी इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं, उनकी बेटियों को उठाया जा रहा है, उनके छोटे बच्चे यानी हमारे एक एमएनए, उनके 12 साल बेटे को उठाया गया और प्लास से जो ना उसकी मास्क को खींच रहे थे और लाइव बाकायदा उसकी वालदा को दिखा रहे थे कि भाई अपने हस्बैंड को कहें कि भाई वोट दे हमें। अच्छा। शाह महमूद कुरैशी की बहू को उठाया गया, यानी साद बलोच की बेटी को उठाया गया, इस तरह वोट मांगते। मुझे तो अफसोस पीपल्स पार्टी पे हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बड़ी कुर्बानियां दी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मिसाल इनके सामने है कि एक डिक्टेटर के सामने उसने इनकार के यानी मौत को तरजीह दी, लेकिन डिक्टेटर के आगे वो झुका नहीं। लेकिन आज ये उसी डिक्टेटर और उन्हीं उसको मजबूत बनाने के लिए इन्होंने अपना कंधा पेश किया हुआ है। तो मुझे तो अफसोस है पीपल्स पार्टी पे। चलो मुस्लिम लीग नून तो वो पैदावार ही उसकी है कि भाई जनरल जिनानी की पैदावार है, उनसे तो कोई हमें तवक्को ही नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी साहब, आपका ये सवाल हम अखुनज़ादा साहब से खुद ही पूछ लेते हैं। अखुनज़ादा साहब, इनसे भी रिलेट करना चाहूंगी, जदून साहब से भी, और इसके अलावा भी आप कहते हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि बिलावल साहब फ्रंट फुट पर हैं जब से आईनी तरमीम का मामला आया। एक तरफ आप कहते हैं कि अब हुकूमत का हिस्सा नहीं है, नंबर पूरे करना हुकूमत का काम है, लेकिन फ्रंट फुट पर और सबसे ज़्यादा जो फंक्शनल रोल है, जो इस वक्त बड़ा एक्टिवेशन वाला मोड है, वो हम बिलावल साहब का देखते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो मेरे भाई ने कहा कि आप लोगों के कंधों पे खड़ा है हुकूमत, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कंधा मुस्लिम लीग से पहले हमने पीटीआई को पेश किया था। हमने ये अपर सबसे पहले पीटीआई को दिया था कि आपका अदद या अक्सरियत है असेंबली में, हम किसी के साथ हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन अगर आप लोग हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम अपना वोट आप लोगों को दे सकते हैं। ये और बात था कि पीटीआई ने कहा कि हम तो आर्मी चीफ से बात करेंगे, हम तो डीजीआई से बात करेंगे। अच्छा। हम तो सियासतदानों के साथ बैठते नहीं है, हम तो सियासतदानों से हाथ नहीं मिलाते हैं। जो हुकूमत है वो एग्जीक्यूटिव को कहते हैं, हमारे पास आईनी होते हैं, सदर के पास, गवर्नरों के पास, वज़ीर आज़म के ऑर्डर के बगैर अपनी नाक की मक्खी उड़ाने का भी इख्तियार नहीं होता है। हमारे पास जो होते हैं वो फैसले जो होते हैं वो कैबिनेट में होते हैं, कैबिनेट हमारा बंदा नहीं है। जहाँ तक कानून साजी का ताल्लुक है तो चाहे हुकूमत में हो चाहे हम अपोजिशन में हो, जहाँ पे भी इस तरह के मसाइल आएंगे, जिस तरह का बिल आएगा कि जिसमें अवाम का फायदा हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसमें सबसे पेश होंगी। आपको अगर याद होगा मुशर्रफ के दौर में खवातीन के लिए एक बिल आया था, हमने मुशर्रफ का इसमें हिमायत किया था क्योंकि वो पाकिस्तान के खवातीन की बेहतरी के लिए था। हमारे मंशूर में हमारे पार्टी ने खवातीन के हुकूक के लिए, अक़लियतों के हुकूक के लिए, एहसास महरूमी की शिकार कौमों के लिए हमेशा से जदोजहद किया है। तो अगर कोई इस तरह का बिल आ जाता है जिसमें एहसास महरूमी के शिकार कौमों को फायदा हो, जिसमें खवातीन का फायदा हो, जिसमें अक़लियतों का फायदा हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो, जिस पोजीशन में भी हो, वो इसमें अपना पूरा और भरपूर किरदार अदा करेंगे। और हमने जब भी किरदार अदा किया है हमारा मुखालफत हुआ है। हम 18वीं तरमीम करना चाहते थे, हम नेक को खत्म करना चाहते थे, एक इस तरह का इदारा खड़ा करना चाहते थे कि जज, जर्नलिस्ट सबका एहतसाब करें। मुस्लिम लीग नून ने मुखालफत किया, फिर वही नेक की वो कानून से वो रो रहे थे और इसके कानून के जरिए इनके साथ हो रहा था। ये जो जुडिशरी एक्टिविज्म है इसके हम मुखालिफत कर रहे थे, ये मुस्लिम लीग इनके साथ खड़ा था, फिर वही इसकी वजह से मुस्लिम लीग ने नुकसानात उठाए। इस तरह आज हमारी जिन बातों की पीटीआई मुखालफत कर रहे हैं, कल ये रोएंगे, ये कहेंगे कि काश कि हम पीपल्स पार्टी के हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बात को सुन लेते और हम इसी टाइम पे ये काम करते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये लोग सिर्फ अपने चक्रों में पड़े हैं। सही है, हम इनसे पूछ लेते हैं अखुनज़ादा साहब के कौन से एतराज़ात अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी हैं, लेकिन पहले शो में वेलकम कर लेते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं अज़हर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब।
جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اظہر صاحب، یہ جو میٹنگ ہوئی ہے 3 بڑوں کی اور اس میں اتفاق رائے ہو گیا ہے آئینی ترمیم کے معاملے پر بالآخر، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی بڑی کامیابی ہے بلاول صاحب کی، حکومت کی، جس نے بھی اس کے اندر ایفرٹس پٹ کی، اتنی ملاقاتیں کی، بارہا گئے، بارہا بلایا ان کو اپنی رہائش گاہ پر، اور الٹیمیٹلی ایونچولی وہ ایک ایسا ڈرافٹ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ اور کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ بلاول صاحب کے پورے رول کو اس کے اندر؟ دیکھیں جی، جو مسائل پاکستان کو درپیش ہیں ان کا حل صرف سیاستدانوں کے پاس ہے، اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں مل کر بیٹھے ہیں اور جو ہر ایک نے اپنی بات سامنے رکھی ہے. جہاں تک آئینی ترمیم اور خاص طور پر جو لیگل معاملات پہ ہیں، یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی، جس پہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف نے یہاں لنڈن میں کئی سال پہلے اس پر دستخط کیے تھے، اور انہوں نے اس پہ اتفاق کیا تھا کہ لیگل ریفارمز ہونی چاہیے. اب اگر آپ دیکھیں تو جو حکومت ہے اور ان کی جو اتحادی ہیں، جس میں پیپلز پارٹی ہے اور خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری، ظاہری بات ہے انہوں نے اس پہ کافی محنت کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو کہ جنہوں نے اپنا نقطہ نظر رکھا، اور پھر جب یہ لوگ آپس میں بیٹھے تو ایک ایجنڈے پہ، ایک ڈرافٹ پہ ان کا جو اتفاق رائے ہوا، تو یہ ایک سیاسی عمل کی کامیابی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو سیاسی عمل ہے، اس کو دیگر معاملات پہ بھی تمام لوگوں کو اس پہ بیٹھنا چاہیے، اور ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ جو پاکستان اس وقت جن مسائل کا حل اسے چاہیے، اور خاص طور پر معاشی میدان میں اس پہ بھی اسی طرح کا معاملات جو ہونے چاہیے. اور اب پی ٹی آئی، ظاہری بات انہوں نے ایک دن کا ٹائم اور لیا ہے، وہ کل پھر بیٹھیں گے، تو ان کو بھی اس پہ راضی کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک بلاول بھٹو صاحب ہیں، انہوں نے بڑے دیکھ معاملہ فہمی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان سے بات کی ہے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو آئینی عدالت ہے یا آئینی بینچ، اور زیادہ بات آئینی بینچ کی آ رہی ہے، تو میرا خیال ہے منیمم ایجنڈے پہ رہتے ہوئے جو بھی ترمیم ہو جائے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگی. اچھا، آئینی بینچ اور آئینی یہ جو عدالت کا معاملہ ہے، یہ تھوڑا سا ایسا ہے جس کے اندر ایمبیگیٹی ہے، جس کے اندر اتنی زیادہ کلیئرٹی موجود نہیں ہے. تو جدون صاحب، شاہ نواز جدون صاحب پی ٹی اے سے ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. شاہ نواز صاحب، اگر پی ٹی اے بات کر لیتی ہے بینچ کے معاملے پر، تو از دیٹ اوکے ود پی ٹی آئی؟ کیونکہ عدالت کے معاملے پر تو راضی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف. نہیں، بالکل. ہم نے تو جیسے میں نے کہا کہ ایک نئی آئینی عدالت بنانے کے بالکل ہم اس میں نہیں ہے، حق میں نہیں، اور ہم نے پہلے بتا دیا تھا. اور ہمارا جو اپنا مسودہ ہم نے تیار کیا تھا، ہم نے اور جے یو آئی نے بیٹھ کے اور ان کے ساتھ ہم نے شیئر کیا. اس میں سے بہت سی چیزیں تھے ان کی، جیسے ملیٹری کورٹس، ان پہ ہمیں وہ تھا کہ بھئی ملیٹری کورٹس یہ وہ کر رہے تھے. اور ابھی اخنزادہ چٹان صاحب کہہ رہے تھے، تو ان کے بلاول صاحب نے خود کہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ بھئی میری مجبوری ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے پورے یہ پڑھا ہے، اس میں جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہو، تو کہہ رہے کہ کیا کریں، ہماری مجبوری ہے. دیکھیں بھائی، آپ لوگ کی مجبوری ہوگی لیکن ہماری مجبوری نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو ظلم اور فسطائیت کا وہ چل رہا ہے، اور ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے زبردستی، ہمارے لوگوں کو اٹھا کے، ان کے فیملیز کو اٹھا کے، اور کہتے کہ بھئی ووٹ دو تو تب چھوڑیں گے. اب آج اختر مینگل صاحب کو وہ آئے، ان کے 2 سینیٹر، ان کی وہ ایک خاتون، ان کے بیٹے کو اٹھایا گیا سینیٹر. تو بات اس طرح تو نہیں ہوتے، ترمیم اس طرح تو نہیں لائی جاتی. یہ اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتے ہیں، کیا یہ آواز نہیں اٹھا سکتے کہ یہ ہماری کولیگ ہے؟ دوسری بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہم نے پی ٹی آئی کو آفر کی تھی. بات یہ ہے کہ نے 9 فروری کو کہہ دیا تھا کہ 8 فروری کو عوام نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، پورے پاکستانی عوام نے عمران خان صاحب پہ اعتماد کیا، اور ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے، ہمارے مینڈیٹ کو واپس کیا جائے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی سب کو پتہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ کس نے چرایا ہے. آج فارم 47 کے پیداوار یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی 4,000 5,000 ووٹ لینے والوں کو ایم این اے بنا دیا، اور 1 لاکھ ووٹ لینے والوں کو جو نا وہ اروا دیا ہے. تو بات ہم کس طرح ان سے وہ کرتے ہیں؟ اور ماضی میں ہم نے دیکھ چکے ہیں نا، ہم نے جو جن کے ساتھ یا ایم کیو ایم کے ساتھ دوسروں کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائی تھی، وہ ہر لمحے ہمیں بلیک میل کرتے تھے، ہر لمحے ہمیں بلیک میل کرتے تھے. کوئی بھی، یعنی اگر ہم کوئی قرارداد یعنی اسمبلی کے اندر لے کے آتے تھے تو وہ ہمیں بلیک میل کرتے تھے، یا کوئی بھی ترمیم ہم لے کے آتے تو ہمیں بلیک میل کرتے تھے. تو ہم نے کہا ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے. اور یہ مینڈیٹ آپ کو جدون صاحب کس نے واپس دلوانا ہے؟ کس نے چرایا تھا مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا؟ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، سب کو، پورے پاکستانی عوام کو پتہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ کس نے چرایا ہے.
अच्छा, पूरी दुनिया तो को फिर आप पता गए है। तो अदालतों के पास, अदालतों ने देखिए इंटरवीन बात करना ये ना था। कि हम अदालतों में तो गए ना, आज यही काजी फाइज ईसा साहब, हम्म। आज यही काजी फाइज ईसा साहब, ये हम नहीं कह रहे, आज ख्वाजा आसिफ कह रहा है, आज कमरुज़्ज़मान कायरा कह रहा है कि 25 तारीख तक हमारे पास टाइम है। अगर 25 तारीख तक ये अमेंडमेंट हमने नहीं की तो 25 के बाद 8 फरवरी का इलेक्शन का केस खुल जाएगा। जाहिर है इनको पता है कि हमने डाका मारा है, हमने चोरी की है, और चोरी की इन्वेस्टिगेशन जब तो होगी 25 से पहले पास करवाने का प्रेशर है। अखुंज़ादा जो साहब, वो आपसे सवाल ये है कि ये जो फरमा रहे हैं जदून साहब के, बड़ा प्रेशर है सेनेटर्स के ऊपर, उनको उठाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, ऐसी कोई इत्तलात, ऐसी कोई खबरें आपके पास नहीं है? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि बिलावल साहब तो कह रहे थे कि कंसेंसस, जिसकी जो दिल चाहे, जिसका जो ज़मीर हो, जो माने इसके ऊपर, वो अपना वोट दे। मुझे तो नहीं पता कि किसको उठाया है, लेकिन पीटीआई के लोगों को अगर उठाते हैं तो अगर ये निकलते हैं, गुलेल निकालते हैं, अपने साथ बंदूकें निकालते हैं, आग लगाते हैं, पुलिस पे पेट्रोल पंप पे फेंकते हैं, शोहदा के मुजस्सिमों को मिसमार करते हैं, तो क्या इसके गले में लोग फूलों के हार तो नहीं डाल सकते हैं? लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वोट के लिए किसी को उठाया है। ये जो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट 47, इस तरह ये लोग 2013 में भी कह रहे थे 36 पंचर। फिर जाके इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली कि ये तो ऐसे मेरा सियासी नारा था, अगर आप लोगों का मैंडेट चोरी हुआ है तो आप लोगों ने पुख्तनख्वा में क्यों हुकूमत बनाया? पुख्तनख्वा में आपका मैंडेट चोरी नहीं हुआ, पूरी पाकिस्तान में चोरी हो गया। आप लोगों ने हल्फ क्यों उठाया? आप लोग स्टैंडिंग कमेटियों में क्यों बैठते हैं? आप लोग तनख्वाही क्यों लेते हैं? तो अगर आपने ये सब कुछ किया तो इसका मतलब ये है कि आपने मान लिया कि कोई मेरे मैंडेट पे डाका नहीं पड़ा है। बाकी जिसको शक है कि मेरे मैंडेट पे डाका पड़ा है, इस मुल्क में एक कानून है। हम भी 2018 में वही कर रहे थे, हम जा रहे थे अदालतों में, हम अपने पिटीशन कर रहे थे, अपने केसेस लड़ रहे थे। आप भी जाके अदालत में साबित करें कि आपके केस पे वो डाका पड़ा है। आप मुझे बताएं, चलो ये तो आपने जगह पे रख ले कि हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। फलस्तीन के मुसलमानों ने आप लोगों के साथ क्या जुल्म किया था? लबनान के लोगों ने आप लोगों के साथ क्या जुल्म किया था? जो इसके लिए सारे पाकिस्तान के सियासतदान मिल बैठ गए इनके हिमायत के लिए, तो इस वक्त आप लोग क्यों नहीं आए और वो इसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया? तो ये इन लोगों का सियासत हमारी समझ से बालातर है। ये लोग पाकिस्तान के लिए सियासत नहीं कर रहे हैं, ये अवाम के लिए सियासत नहीं कर रहे हैं। तो किसके लिए सियासत कर रहे हैं? अपने आप के लिए सियासत कर रहे हैं कि अगर हम इख्तिदार में हैं तो फिर सब कुछ ठीक है, जैसे पुख्तनख्वा में सब कुछ ठीक है। लेकिन जहाँ पे पंजाब में हम हारे, सन में हम हारे, बलूचिस्तान में हम हारे, तो वहाँ पे फिर धांधली हुई है। हम इख्तिदार में है तो पाकिस्तान है, अगर हम इख्तिदार में नहीं है तो खुदा न ख्वास्ता फिर पाकिस्तान नहीं है। फिर आवाम के लिए कोई बेहतरी का कोई काम करेगा, हम इसकी भी मुखालफत करेंगे। फलस्तीन की मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ उठाएगा, हम इसकी भी मुखालफत करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासत नहीं है। सियासत तो ये है कि आप हुकूमत कोई गलत करे तो बेशक आप इसका मुखालफत करें, लेकिन अगर हुकूमत कोई अच्छा काम करे तो आप उसका साथ दें एटलीस्ट। ठीक है अजहर साहब, कि आपके ख्याल में क्या वजह है बानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं इस चीज़ की सपोर्ट करी आईनी तरमीम के मामले की? जदून साहब कह रहे हैं कि अगर बेंच तक ये बात रहती है तो फिर तो ठीक है, लेकिन आपके नज़दीक क्या एक ऐसी मेजर रीज़न हो सकती है कि ये आईनी अदालतों के क़याम की बात नहीं करते और साथ नहीं देते उसके ऊपर? देखिए जी, इस वक्त जो पीटीआई है वो ज़ेरे अताब है, जारी बात है। उनके खिलाफ मामला चल रहे हैं। उनका जो बानी रहनुमा है इमरान खान साहब, वो इस वक्त जेल में है। और जैसे कि अभी इल्ज़ामात लगा रहे हैं जदून साहब, अभी इसमें हकीकत कितनी है ये तो जो कोई एजेंसी, जो तहकीकाती एजेंसी या पुलिस या कोई दीगर जो इदारे हैं वो बता सकते हैं। अगर कोई पुलिस कंप्लेंट हुई है तो इन सारी सूरत हाल में पीटीआई को बिल्कुल सूट नहीं कर सकता कि वो हुकूमत के साथ बैठे। और इसके अलावा जो पीटीआई का वोट बैंक है वो भी इस हक में नहीं है कि वो हुकूमत के साथ या हुकूमती इत्तेहादी जमातों के साथ बैठ के किसी किस्म की कोई मुशावरत करे। तो ये इनका एक जो प्रिंसिपल स्टैंड, जो कि पीछे माजी में जिसकी वजह से इनको नुकसान भी उठाना पड़ा कि जो असम्बलीज थी, पंजाब की असम्बली थी, केपी की असम्बली थी, उनसे इस्तीफे दिए इन्होंने, उसके बाद नेशनल असम्बली से इस्तीफे दिए, और उसके बाद सियासी प्रोसेस से अलग हो के बहुत सारे मामला थे
जिनकी वजह से इनके जो अब तक के मामले जो हालात हैं उसकी वजह से पैदा हुए। तो जाहिर गल है, ये जाहिर बात है कि जो पाकिस्तानी सियासत है वो हमेशा मुखालफत बराए मुखालफत की एक जो कह लें कि एक डगर पे चलती है। अगर इन हालात में मुस्लिम लीग नून होती तो वो भी यही कहती, पीपल्स पार्टी होती तो ये भी यही कहती। लेकिन इस वक्त मामला जो है वो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाया जाए, सियासी प्रोसेस कैसे चल सके, मुआशी प्रोसेस कैसे चल सके। तो इस सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि हुकूमत या हुकूमती जमातें हैं जो उनको भी तहरीक इंसाफ को एक ऑलिव ब्रांच जो है वो ऑफर करनी चाहिए, उनको भी सियासी प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो एक तशद्दुद की सियासत है जिसका एक मुजाहरा अभी हमने पंजाब में पिछले चंद दिनों में भी देखा कि जिस तरह एक वाक़े को जो अभी पुलिस के मुताबिक हुआ ही नहीं, उसको बुनियाद बनाकर जिस तरह एक तशद्दुद का माहौल बनाया जा रहा है, जैसे पहले 9 मई के वाक़यात का इल्ज़ामात लगे तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर या और क़यादत पर, इसी तरह एक और माहौल जो बना है, मेरा ख्याल है तशद्दुद की सियासत से भी तहरीक इंसाफ को अपने आप को एक पॉलिसी बयान देकर अलहदा करना चाहिए और वो अपने एक नेशनल प्रोसेस का हिस्सा बने। और जो इनके शिकायत हैं हुकूमती इदारों के साथ है, इलेक्शन कमीशन के साथ है, हुकूमत के साथ है, हुकूमत को भी उनका मुदावा करना चाहिए। तो अजहर साहब, बात तो वही है कि आप सिस्टम के अंदर रहते हुए ही अपने लिए इंसाफ ले सकते हैं, जब आप एक सिस्टम को मानते नहीं हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमाओं से बात होती है, शाहनवाज साहब के हवाले से ये मैं बात नहीं कनेक्ट कर सकती क्योंकि मैंने इनके मुंह से नहीं सुना, लेकिन वो अक्सर कहते हैं कि हम इसको मानते ही नहीं है, इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, हम इस पे बैठेंगे नहीं, इनसे बात ही नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि ऐसे बानिए पीठिए के मसले हल हो सकते हैं? देखिए जी, मानते तो वो हैं, इस वक्त असम्बली में भी वो बैठते हैं। मेरा ख्याल है जो पीछे पार्लियामानी कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें भी बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद थे और जो मेरे ख्याल असद कैसर साहब और दूसरी नुमाइंदगी भी थी इनकी। देखिए, इस वक्त पीटीआई को भी अपनी अंदरूनी मामलात या अंदरूनी इख्तलाफात का भी सामना है। एक ग्रुप जो है जो जिसकी जो सरबराही जो चेयरमैन भी हैं बैरिस्टर गौहर साहब, एक बड़े इत्तेदाल पसंद सियासी वर्कर उभर कर सामने आए हैं। वो बड़ी अच्छे तरीके से बड़ी सुलझी हुई बात और बड़ी दरमियानी बात करते हैं। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब को आप सुने, वो एक पढ़े लिखे कानूनदान हैं और उनकी ज़ुबान भी, उनके जो सियासत करने का अंदाज भी वो एक बड़ा मुसालिहाना होता है। तो वो ये लोग एक तरफ हैं और वो चाहते हैं कि ये सिस्टम चले और तहरीक इंसाफ इस सिस्टम का हिस्सा भी रहे। और ये लोग असम्बली की सतह पर भी और दूसरी जगहों पे भी इनको अगर सुने तो एक उम्मीद और हौसला पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ का जो ये एलिमेंट है, तहरीक इंसाफ का ये जो लोग हैं, ये पाकिस्तान की सियासी अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक जो हॉक्स का ग्रुप है जिसमें ज़्यादातर सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, जिसमें लोग बाहर भी बैठे हुए हैं जिनका खुद तो पाकिस्तान की सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ना उन्होंने यहाँ पर आके कोई जलसे जुलूस करने हैं ना हिस्सा लेना है। वो कारकुनों को कॉल देते हैं या उन पर प्रेशर डालते हैं क़यादत पर भी कि एहतजाज की सियासत की तरफ जाया जाए। तो जो ग्राउंड पे क़यादत है तहरीक इंसाफ की, वो मामलात को समझ रही है और वो सुलझाना भी चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ अंदर से ही प्रेशर ऐसा है कि जो एहतजाज की तरफ जाता है। लेकिन इमरान खान के मसाइल का हल जो है वो सियासत के तरीके से इस जरिए ही निकलेगा, सियासी डायलॉग से ही निकलेगा। और जब तक सियासी जमातें वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में मिलकर बैठकर बात नहीं करेंगी, ना उनके मसाइल का हल निकलेगा और ना पाकिस्तान के मसाइल का। दैट्स वेरी राइट अजहर साहब। चट्टान साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से अजहर साहब ने बड़ी एक अच्छी बात की है कि जब आप बैठेंगे, सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, बैठ रहे हैं और कुछ ऐसे समझबूझ रखने वाले लोग भी पीटीआई में मौजूद हैं, तो क्यों वो टेकअप नहीं करते इश्यूज को? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के पास जाने को तैयार है? क्या वो उनको अपने मसवदे पर कन्विंस करेगी, उनसे बात करेगी? देखिए जी, हम तो उस वक्त भी तैयार थे जो हमारा पूरा लीडरशिप जेल में था। जरदारी साहब जेल में था, आदि परियाल को चांद रात पे गिरफ्तार करके हॉस्पिटल से घसीट के ले गए। वो शर्जील मेमन जेल में था, खुर्शीद शाह साहब जेल में था, इस तरह नवाज शरीफ साहब जेल में था। मरियम नवाज को बाप के सामने गिरफ्तार किया। हर रात मिनिस्टर बैठते थे और नाम लेते थे कि फलाना इस तारीख को गिरफ्तार होगा, फलाना
ऐसे टाइम पे भी पीटीआई को हमने कहा था कि हमारे आने वाला जो मसला है मुल्क का वो मईशत है, मईशत पे हम आपके साथ मिसाक करने को तैयार है, लेकिन ये लोग बैठने को तैयार नहीं थे। अच्छा। हम पुलवामा पे इनके साथ बैठने को तैयार थे, इसके बावजूद कि हमारे दर्जनों लोग जेलों में थे, 90 दिन रिमांड पे रखते थे और 2 3 साल उसको जेलों में रखते थे। ऐसे हालात में भी पुलवामा पे हम बैठने को तैयार थे, लेकिन ये लोग तैयार नहीं थे। हम कोविड पे बैठने पे तैयार थे, लेकिन ये लोग बैठने पे तैयार नहीं थे। और पीटीआई में न ऊपर कुछ है न नीचे कुछ है, सब कुछ जो है वो इमरान खान है। और इमरान खान जो है वो का सोच ये है कि मैं हूँ इख्तिदार में तो ठीक है, मैं नहीं हूँ तो फिर पाकिस्तान नहीं रहे। जाते जाते उन्होंने IMF के साथ जो मुआहिदा किया था उसको तोड़ दिया। उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान की मईशत पे वार किया है, उन्होंने IMF को खतूत लिखे। लेकिन फिर भी चट्टान साहब आप ये फरमा रहे हैं कि आप जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे मुसव्वदे पर, पीटीआई को ऑन बोर्ड लेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए जी, एक हाथ से तो ताली नहीं बचती है ना। हमने तो बार बार, मैंने तो आपको कहा कि हम अपोजिशन में थे, जेलों में थे, ऐसे टाइम पे हमने पीटीआई को कहा था कि आप आके बैठ जाते हैं, मुल्क के जो मसाइल है इस पे बात करते हैं, क्योंकि इस मुल्क के जो अवाम है ये न सारी पीपल्स पार्टी की है, न सारी पीटीआई की है, न सारी मुस्लिम लीग की है, न किसी और पार्टी की है। मुल्क है तो हम है, मुल्क खुदा न ख्वास्ता नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, आईन नहीं है फिर तो सियासत कहाँ की सियासत। तो हम तो हर वक्त तैयार है, सियासत में कोई दरवाजे बंद नहीं करते हैं। हम जदून साहब से शॉर्टली पूछ लेते हैं फिर। शाहनवाज साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर देखें मसले जितने भी बड़े हों, जंगें क्यों ना हो रही हों, लेकिन अल्टीमेटली आपको टेबल पर बैठना होता है। अजहर साहब ने जो बात की, आप क्या उसको बैक करेंगे कि देखिए बात करनी है, बैठना है, हुकूमती जमात के साथ अपना मुसव्वदा टेबल करें कि ये हमने सोचा है, ये पीटीआई की तजावीज़ है? क्या पीटीआई अपनी तजावीज़ देने को या इस सिस्टम का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है? शाहनवाज साहब देखिए, बात यह है कि अभी मैं अपने भाई की बात सुन रहा था जावेद साहब की, कि अगर कोई बंदा आके आपके घर डाका मारे और चोरी करे और फिर उस चोर को आप कहें कि यार आप बैठ जाए, मेरे चोरी सामान जो है ना इसमें कुछ आधा आप रख ले और आधा मुझे वापस दे दे अपना उसमें, तो यही बात है, पूरी दुनिया को पता है। एक सीनियर साफी है, इनको पता नहीं है। अभी मेरा भाई अखुंज़ादा चट्टान साहब कह रहा था, मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे मरते हुए ये कलमा नसीब ना हो, क्योंकि मैं खुद सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ चुका था, मैं जीत गया था, मुझे फॉर्म 49 PS 115 से फॉर्म 49 मिल गया था, लेकिन मुझ पे प्रेशर डाल रहे थे, मुझे कह रहे थे कि आप MQM ज्वाइन करें, अगर MQM नहीं तो पीपल्स पार्टी, अगर नहीं करोगे तो सीट वापस ले लेंगे। मैंने कहा ऐसे हजारों सीटें इमरान खान पे कुर्बान, क्योंकि मुझे अवाम ने वोट दिया है इमरान खान की वजह से। 10 दिन बाद मुझसे रिकाउंटिंग के जरिए वो सीट ले ली, 10,000 मेरे वोट रिजेक्ट करवाए गए। ये इंसाफ मुझे कहां से मिलेगा? कादर पटेल साहब, मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, चलो अखुंज़ादा चट्टान साहब को बोले कि पढ़े कलमा कि कादर पटेल साहब सही जीते। मेरे साथ NA पे कादर पटेल साहब जो ऊपर नेशनल असेंबली पे थे और हमारे बंदा 21,000 वोटों से जीता है। मैं फिर उसके लिए भी कलमा पढ़ के कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मरते हुए अल्लाह ताला मुझे एक कलमा नसीब ना करे। कादर पटेल साहब 21,000 की लीड से आ रहे हैं। ये बात करते हैं अखुंज़ादा चट्टान साहब, KPK में हमारे लोगों को हरवाया गया, पेशावर में हमारे लोगों से जबरदस्ती सीटें ली गई हैं, फिर भी ये कहते हैं कि आप हमारे साथ बैठ जाएं। हमसे हमारा मैंडेट छीन लिया, लेकिन सबने आंखें बंद की हुई हैं। अच्छा ठीक है शाहनवाज साहब, आपने तो अपनी बात मुकम्मल कर ली। अजहर साहब वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो इस वजह से भी नाराज़ है कि हमसे हमारा मैंडेट छीना गया, लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक बड़े ही सीजन्ड पॉलिटिशियन जिनका हम नाम लें, ज़ाहिर जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मियाँ साहब की अगर हम बात करते हैं, आप देखते हैं कि वो इन तमाम मामलात में अक्सर खामोशी से काम लेते हैं। अब भी जब आईनी तरमीम की भी बात हुई, इससे पहले भी मैंडेट के हवाले से बात हो रही थी, तो वो बिल्कुल खामोश हैं। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो नहीं गए, वो नहीं निकले, बात नहीं की उन्होंने ज़्यादा। आप क्या समझते हैं कि इनकी जो खामोशी है या इनका पीछे रहना जो है वो क्या मायनी खेज है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है अजहर साहब? ये देखें, दो बातें हैं। एक तो जो अभी मेरे भाई जो PTI से थे वो कह रहे थे और कलमा भी पढ़ रहे हैं और सारी बातें भी कर रहे हैं। देखें, हमारा जो सियासी निज़ाम है ये उसकी बदकिस्मती है कि हर इलेक्शन में इल्ज़ामात लगते हैं। इसी तरह के इल्ज़ामात 2018 में भी लगे थे और इसी तरह के इल्ज़ामात 2013 में भी लगे थे। कभी 35 पंक्चर का
ایشو ہوا تھا اور کبھی 2018 میں RTS بیٹھا تھا اور اس وقت مسلم لیگ نون کے لوگ یہی قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم تو جیتتے ہوئے تھے, ہم کو ہروا دیا گیا. تو یہی چیز بیٹھنا, اس کو درست کس نے کرنا ہے؟ انہی سیاستدانوں نے بیٹھ کے درست کرنا ہے. کلمہ پڑھ لینے سے یا اس طرح کی بات کر لینے سے تو مسائل کا حل نہیں نکلے گا. اس ساری صورتحال میں بات پھر وہی ہے, جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں اور بیٹھنے کی بجائے اگر تشدد کی طرف جایا جائے گا تو تشدد کی وجہ سے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکلتا. دوسری بات ابھی آپ نے کی نواز شریف صاحب کی, دیکھیں نواز شریف صاحب اس وقت مکمل جو پارٹی پالیٹکس ہے مسلم لیگ نون کی, اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب, وہ مکمل ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں اس سے چل رہے ہیں. اگر آپ گزشتہ روز کی بیٹھک دیکھیں جو کہ جاتی عمرہ رائے ونڈ میں ہوئی اور تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے, مسئلے کا حل کب نکلا؟ جب نواز شریف ساتھ بیٹھے ہیں. نواز شریف نے اس کی میزبانی کی, آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی گئے, بلاول بھٹو صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تھے, مولانا فضل الرحمان وہاں پہ بیٹھے, اس کے بعد دوسرے جو جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بیٹھے. تو اینڈ آف دی ڈے جو فیصلہ کن کردار ادا کیا وہ میاں محمد نواز شریف کا تھا. انہوں نے بٹھایا اور سب نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا اور اینڈ پہ ان پہ سب نے اعتماد کا اظہار کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہیں پہ بیٹھ کے تمام معاملات جو رائے ونڈ میں جاتی عمرہ میں نواز شریف کی میزبانی میں ہی تمام مسائل کا حل نکلا اور تمام لوگ وہاں پہ انہوں نے ایک جو اجتماعی طور پر فیصلہ کیا. تو نواز شریف صاحب کو ابھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بولیں اور کیوں بولیں. حکومت ان کی ہے, وزیر اعظم ان کا ہے, وزیر اعلیٰ ان کی ہے. تو اس سارے معاملات میں وہ کہتے ہیں نا فضول بولنا یا بے وقت بولنا, وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے نواز شریف صاحب اپنا کام کر رہے ہیں اور تمام معاملات پر نہ صرف پالیسی دے رہے ہیں بلکہ ڈے ٹو ڈے جو سیاسی امور بھی ہیں ان پر بھی کڑی نظر رکھتے ہیں. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی ان سے مشورہ کرتے ہیں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ پورے مشورے کے بعد تمام معاملات کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی ان پٹ موجود نہیں ہے یا وہ سرپرستی نہیں کر رہے. تو یہ والا تاثر ایک طرح سے کسی بھی طریقے سے نہیں جائے گا. چٹان صاحب اب کل کے دن کی بات کر لیتے ہیں, نمبر گیم کی بات کر لیتے ہیں آخر میں. یہ نمبر جو ہیں یہ کیسے پورے ہوں گے؟ کیونکہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوتی ہے, ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, ضمیر کا ووٹ ہوتا ہے. اب جس طرح سے جدون صاحب بھی فرما رہے تھے کہ لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے, تو یہ سارا سسٹم آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیسے پائے تکمیل کو پہنچے گا, کیسے انجام کو پہنچے گا؟ میں جو اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں جدون صاحب سے پوچھتا کہ جب لوگ بکتے ہیں تو ہمیشہ پی ٹی آئی والے کیوں بکتے ہیں؟ یہ اقتدار میں بھی ہے تو کہتے ہیں ہم بک گئے, یہ اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بک گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو یہ عدالتوں میں جائے. الیکشن ہم نے بھی ہارا ہے اور پی ٹی آئی سے ہارا ہے. ہمیں بھی یہ تسلی نہیں ہے کہ ہم ہارے ہیں, لیکن ہم قسمیں نہیں اٹھاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جدون صاحب جھوٹ بولتے ہیں, لیکن ہمیشہ سے قسمیں جو ہے وہ جھوٹا بندہ اٹھاتے ہیں. جدون صاحب جائے عدالتوں میں اپنی ثبوت پیش کرے. 2018 میں بھی الیکشن ہوا تھا, اور اگر پی ٹی آئی نہیں چاہتے ہیں, ہم تو پی ٹی آئی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں 2013 میں آپ لوگوں نے الزامات لگائے, 2018 میں ہم نے الزامات لگائے, آپ پھر الزامات, آؤ مل بیٹھتے ہیں اور 3 اداروں میں اصلاحات کرتے ہیں. نمبر 1 الیکشن کے ادارے میں اصلاحات کرتے ہیں, آنے والے الیکشن کو یقینی بناتے ہیں کہ صاف ہو, شفاف ہو, کوئی الزام نہ لگائے. جو جیتی ہارنے والی اس کو مبارکباد دے دی. دوسرا نیب کے ادارے کو ختم کر کے کس طرح کا ادارہ بنائے جو جج, جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے, اور وہ کسی پہ ہاتھ ڈالے تو کوئی یہ سوچے بھی نہیں کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے یا اس ادارے کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جائے. اور تیسرا یہ کہ آؤ جوڈیشری میں اصلاحات کرتے ہیں, لیکن یہ لوگ تو بیٹھنے پہ تیار ہی نہیں ہے. ان لوگوں کا تو جمہوری عمل پہ یقین ہی نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ بس ہمارے ساتھ آرمی چیف بات کرے, ڈی جی آئی بات کرے, اور ہمیں یقین دہانی دلائے کہ آئندہ ہم عمران خان کو اقتدار میں لائیں گے. کیونکہ یہ تو ان لوگوں کے بغیر نہ حکومت چلا سکتے ہیں اور نہ ان کے بغیر اقتدار میں آ سکتے ہیں. اگر ان کے بغیر یہ حکومت چلا سکتے تھے تو ہم نے تو ان لوگوں کو دعوت دیا تھا کہ ٹھیک ہے. اخونزادہ چٹان صاحب بہت شکریہ, وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کی بات کو کلوز کرنا پڑا.
اظہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. شاہ نواز جدون صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ. آپ سب مہمانوں کا گفتگو ہو رہی تھی. اب کل حکومت آئینی مسودہ سینٹ میں پیش کرے گی، یہ بتا دیا گیا. عرفان صدیقی نے آج پریس کانفرنس کی تھی. لیکن یہ جو آفرز ہو رہی ہیں ارکانوں کو، جیسے بتا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے 1 ارب تک ہمارے ارکان کو جو ہے آفرز ہو رہی ہیں یا پھر دھونس دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اٹھایا جا رہا ہے. یہ جب معاملہ آگے بڑھے گا اور جب پیش کرنے کی بات آئے گی اور اس کے بعد اپروول کا میٹر آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. شو کا وقت ختم ہو، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.